हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीगल क्लासेस। आज हम सीखेंगे अर्थशास्त्र का मतलब यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। Audio Jungle. इस टर्म्स को जानने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि उसमें सबसे पहले आता है उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वो व्यक्ति होता है जो वस्तुओं का और सेवाओं का वस्तुओं का उत्पादन करता है और सेवा प्रदान करता है, उस व्यक्ति को उत्पादक कहा जाता है। और उत्पादक का जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या कमाना? लाभ कमाना। ठीक है सर। एक वर्ड है उत्पादन। वर्ड अभी मैंने समझाया उत्पादक के बारे में, अब मैं बता रहा हूँ उत्पादन किसे कहते हैं। इन भाई साहब ने लकड़ी ली यानी रॉ मटेरियल लिया और उस लकड़ी का इस्तेमाल करके उन्होंने कुर्सी बना दी यानी एक वस्तु बना दी उन्होंने। तो इस एक्टिविटी को कहा जाएगा उत्पादन। यानी उत्पादन एक क्रिया है जो किसके द्वारा करी जाती है? उत्पादक के द्वारा करी जाती है। अब हम सीखते हैं उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। यानी कोई भी एक वस्तु भी इस्तेमाल करता है, चाहे पेन इस्तेमाल करे चाहे सुई इस्तेमाल करे, उसको यूज करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ठीक। सो उपभोक्ता के बारे में सीखा हमने। उसका उद्देश्य होता है संतुष्टि। एक टर्म्स यूज होती है उपभोग। उपभोग का मतलब होता है इस्तेमाल करना, यूज करना, प्रयोग करना। ज्यादातर बच्चों को ये सोचते हैं कि उपभोग का मतलब होता है सिर्फ खाना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बिना खाए भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे मार्कर, मैं मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, उपभोग तो कर रहा हूँ क्या, लेकिन मैं क्या इसको खा रहा हूँ? नहीं। यानी ये ऐसी वस्तु है जो बिना खाए इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह से आप बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इस्तेमाल तो कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं, उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसको खा नहीं रहे। ठीक। ओके। यानी उपभोक्ता व्यक्तियों की जो क्रिया ये करता है वो क्या कहलाता है? उपभोग। ये क्रिया क्यों? ये उत्पादक कौन सी क्रिया करता है? उत्पादन। उपभोक्ता कौन सी क्रिया करता है? उपभोग। मैं लिख देता हूं यहां पर। अब बात करते हैं बचत के बारे में। ये सारी टर्म्स जो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, ये सब यूज होंगी किसके अंदर? ज्यादातर अर्थशास्त्र के अंदर। ये अर्थशास्त्र के लिए हमें जरूरी हो सकती है। ये 10,000 रुपए की इनकम है। इस 10,000 रुपए की इनकम में से 7,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए? 7। और 3,000 रुपए खर्च नहीं करे मैंने, बल्कि भविष्य के लिए मैंने बचा लिए। तो इसी को कहा जाएगा बचत। यानी इनकम का वह हिस्सा जिसको खर्च नहीं किया जाता बल्कि भविष्य के लिए बचा लिया जाता है, उसी को कहा जाता है क्या? बचत। क्या बचत भी एक क्रिया है सर? यस, बचत भी एक क्रिया है जो ज्यादातर करी जाती है परिवार क्षेत्र द्वारा। किसके द्वारा? परिवार वालों के द्वारा बचत की जाती है। अब बात करते हैं निवेश। निवेश को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक एग्जांपल। इन भाई साहब के पास, इनका नाम है मिस्टर ए। इनके पास 10 लाख रुपए थे। इन 10 लाख रुपए को इन्होंने अलमारी में रख दिए और अलमारी 10 साल बाद खोली। ठीक। अब इस अलमारी में कितने पैसे मिलेंगे? 10 के 10 लाख रुपए ही मिलेंगे। यानी जितने पैसे थे उतने ही पैसे मिलेंगे, इसमें कोई वृद्धि कोई कमी नहीं होगी। मैंने कहा यार ये क्या करा तूने? 10 लाख रुपए का 3 साल तक रखे रहे, तब भी कितने हैं वो? 10 लाख रुपए। ये बेकार ऑप्शन था। अब एक सही ऑप्शन की बात करते हैं। मैंने कहा एक प्लॉट दिलवाता हूँ आपको मैं। ये प्लॉट है सीपी में, कनाट प्लेस के अंदर। कितने का सर? 10 लाख रुपए का, 3 साइड का। ठीक। 3 साल बाद मैंने इससे कहा भाई मैंने तेरे को प्लॉट दिलवाया था, ये प्लॉट मुझे दे दे। 10 लाख रुपए जो प्लॉट है ये मुझे दे दे। ये 10 लाख का जो प्लॉट है ये मुझे कितने में देगा? 8 में देगा, 9 में देगा, 10 में देगा? कितने में देगा? ऑफकोर्स ये मुझे 10 लाख रुपए से ज्यादा में देगा। ये इसने ये मुझे प्लॉट दिया 25 लाख रुपए में। कितने में? 25 लाख में। 10 वाली चीज मुझे कितनी मिली? 25 लाख रुपए में। ये निवेश कहलाएगा। ये निवेश नहीं था। ठीक। तो यानी निवेश भी एक क्रिया होती है जो ज्यादातर उत्पादक के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा? उत्पादक के द्वारा। यानी जो बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उसको मैं क्या कह सकता हूँ? निवेश कह सकता हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं विनिमय की। विनिमय, जब आप कोई वस्तु या सेवा लेने जाते हैं बाजार से, तो क्या आप पैसे उठा के बदले दें? पैसे देने पड़ते हैं आपको? ऑफकोर्स पैसे देने पड़ते हैं आपको। वस्तु लो, पैसे दो। ओके सर। इसी को कहा जाता है विनिमय। यानी अदले का बदला जो है ये क्या है कहलाएगा? विनिमय कहलाएगा। ठीक। ये एक क्रिया है, ये भी एक क्रिया है जो ज्यादातर कहां पर होती है? बाजार में होती है। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक क्रिया के बारे में। आपसे पूछेगा आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हो? तो आर्थिक क्रिया को समझने के लिए मैं समझाता हूं आपको। आर्थिक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती है जिनका संबंध वित्त से होता है। किससे होता है? वित्त से या धन से संबंधित जो क्रियाएं होती है उनको आर्थिक क्रिया कहते हैं बेटा।
ऐसी क्रिया जिनका संबंध वित्त या धन से होता है उन क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपको, उत्पादन हो गया, बिना पैसे के उत्पादन हो सकता है? नहीं। उपभोग हो सकता है? नहीं। क्या बचत हो सकती है बिना पैसे के? नहीं। निवेश? नहीं। और विनिमय भी नहीं हो सकता। ये सारी की सारी क्रिया क्या कहलाएंगी? आर्थिक क्रिया। यानी ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध वित्त से होता है, धन से होता है, उन सभी क्रियाओं को कहते हैं आर्थिक क्रिया। मैं आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ और इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। यानी जितना भी हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो हिंदी मीडियम में भी होंगे और इंग्लिश मीडियम में होंगे। ठीक है। आगे चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ गैर आर्थिक क्रिया के बारे में, जिसको कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध धन से या वित्त से नहीं होता, उन क्रियाओं को कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। आप लोग इसका एग्जाम्पल जरूर जानना चाहेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल, आपकी माँ यानी मदर आपके लिए बेटा बहुत सारे काम करती है, खाना बनाना, रोटी बनाना या कपड़े धोना, ये सारे काम करती है आप लोगों के लिए। क्या कभी आप लोगों से पैसे चार्ज करती हैं उसके कि भाई नहीं आज खाने के पैसे दे दो, नहीं आज कपड़ों के पैसे दे दो? ये सारी की सारी क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएंगी? गैर आर्थिक क्रियाएं। यानी ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध वित्त से नहीं होता, उन क्रियाओं को कहा जाता है गैर आर्थिक क्रिया। ओके सर। अब बात करते हैं हम संसाधन की। संसाधन भी कहूं, संसाधन भी कहते हैं, साधन भी कहते हैं और कारक भी कहते हैं। इसका इंग्लिश में कहा जाता है रिसोर्स। इसका मतलब उत्पादक के लिए अलग होता है और उपभोक्ता के लिए अलग होता है। पहले बात करते हैं हम उत्पादक के लिए। अगर आप उत्पादक हैं तो आपके लिए रिसोर्सेज होंगे क्या क्या चीज? पूंजी यानी कैपिटल, भूमि, लैंड, श्रम यानी लेबर। ये वो चीजें हैं जिनके बिना उत्पादन करना तो दूर, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे सर, क्या बिना भूमि के उत्पादन कर सकते हैं आप? क्या बिना लेबर के उत्पादन कर सकते हैं? क्या बिना पैसे के उत्पादन कर पाएंगे? इनके बिना उत्पादन करना पॉसिबल नहीं होगा। कैपिटल को लिखते हैं CAPITAL, कैपिटल, लेकिन इसको डिनोट कराया जाता है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में K से। ठीक। और इसी तरह से उपभोक्ता के लिए जो संसाधन होगा, उपभोक्ता जो डिपेंड करता है टोटली, वो किस पर डिपेंड करता है? इनकम पर, आय पर। एक उपभोक्ता बिना इनकम के कुछ भी नहीं कर सकता। यानी उपभोक्ता का संसाधन क्या कहलाएगी? आय, और उत्पादक का संसाधन ये सारी चीजें होंगी। इनकम को लिखते हैं INCOM, इनकम। ई इसको दिखाया किससे जाता है लेकिन? वाई से। किससे? वाई से। ओके सर। यानी संसाधन, साधन, कारक का मतलब उत्पादक के लिए क्या था मैंने बता दिया, उपभोक्ता के लिए क्या था मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं दुर्लभता की। अगर दुर्लभता की अगर मैं एक डिक्शनरी मीनिंग की बात करूं या शाब्दिक अर्थ की बात करूं, तो उसका मतलब होता है कम या सीमित। तो जब हमारी आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं और जो साधन है वो क्या होते हैं? कम होते हैं, तो इसी को क्या कहा जाएगा? दुर्लभता कहा जाएगा। दुर्लभता की स्थिति कहा जाएगा। दुर्लभता की ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारी आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं और संसाधन क्या होते हैं? कम होते हैं। या दूसरे अल्फाजों में कहा जाए, मांग ज्यादा है, पूर्ति क्या है? कम है। इस पे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों के सामने। बेटा कोविड की वैक्सीन जो है बन चुकी है इंडिया के अंदर। अब क्या है? उसकी मांग तो है ज्यादा, लेकिन उसकी सप्लाई क्या है? पूर्ति क्या है? कम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो कोविड की वैक्सीन है वो क्या है? दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब सीमित है, वो कम है। ओके। अब बात करते हैं हम संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग की। संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग यानी ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। इसको भी एग्जांपल समझते हैं। एक जमीन है हमारे पास, जमीन यानी भूमि। इस जमीन के हमारे पास तीन ऑप्शन है। गेहूं का उत्पादन कर लो, चावल का उत्पादन करो, स्कूल बना लो आप। इसी को कहा जाएगा संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग यानी ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ऑल्टरनेटिव का मतलब ऑप्शनल। हमारे पास कितने ऑप्शन है? तो इस जमीन के कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास? तीन। इसी को कहा जाएगा संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग। यानी जब एक संसाधन एक से अधिक जगह प्रयोग कर सकते हैं तो इसी को कहा जाएगा संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग। अब बात करते हैं आर्थिक समस्या की, या जिसको चयन की समस्या के नाम से भी जाना जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मिस्टर डॉन है, ये भाई साहब, इनकी जमीन है। इस जमीन पर ये सोच रहे हैं कि मैं गेहूं का उत्पादन करूं। तीन ऑप्शन है जमीन के कि तीन जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गेहूं का उत्पादन में इस्तेमाल कर लूं, चावल के लिए, या फिर स्कूल बना लूं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर मैं गेहूं का उत्पादन करता हूं तो चावल का उत्पादन नहीं कर पाऊंगा और स्कूल नहीं बना पाऊंगा। ठीक। और अगर ये चावल का उत्पादन करते हैं तो ये गेहूं का उत्पादन नहीं कर पाएंगे और स्कूल नहीं बना पाएंगे। थर्ड वन, अगर ये स्कूल बनाते हैं तो ना गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे ना चावल का उत्पादन कर पाएंगे।
अब क्या करें क्या ना करें, ये द्विधा में जो है, इस द्विधा को कहा जाएगा आर्थिक समस्या, जैसे चयन की समस्या भी कहते हैं। होपफुली आपको आर्थिक समस्या का मतलब समझ में आ जाएगा। एग्जाम में 3 नंबर के लिए, ये 4 नंबर के लिए पूछ सकता है कि आर्थिक समस्या से या चयन की समस्या से आप क्या समझते हो। इस समस्या के उत्पन्न होने के 3 कारण हैं, 3, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी अगर ये 3 कारण ना होते तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने ना आती, ये डॉन के सामने ना आती बेटा। पहली बात, संसाधन की दुर्लभता। जो जमीन है वो सीमित है, कम है। अगर सीमित जमीन ना होती तो गेहूं का उत्पादन भी करता है, चावल का उत्पादन भी करता है और स्कूल भी बनाता है। लेकिन जमीन क्या है हमारे पास, सीमित है, दुर्लभ है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा रीजन है संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग। सपोज करो अगर इस जमीन का इस्तेमाल केवल स्कूल के लिए आप कर सकते हो, कहां पर, स्कूल के लिए, तो केवल आप स्कूल बनाते, ना गेहूं के बारे में सोचते ना चावल के बारे में सोचते, टेंशन फ्री रहते। लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि हमारे पास इस जमीन के 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन की वजह से प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। ठीक है, दूसरा रीजन हो गया, जरूरतें जो है, हमें गेहूं की जरूरत है, चावल की जरूरत है, स्कूल की, हमारी जरूरतें असीमित है, इस वजह से इस प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। ये जितने भी टर्म्स मैंने यूज करी है सारी का सारा बताने के लिए बताया मैंने आपको अर्थशास्त्र का मतलब। अब हम सीखेंगे अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र एक मानवीय व्यवहार का विषय है। यानी अर्थशास्त्र, इस लाइन का मतलब बताता हूं, अर्थशास्त्र के अंदर हम एक मानव के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, मानव के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मानव कैसा बिहेव करेगा। ना तो हम यहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, ना जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, ना मशीनरी के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि मानव के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। अगर कोई भी चीज सस्ती है, ये मार्केट अगर सस्ता होगा तो एक आम इंसान उसको ज्यादा खरीदेगा कम खरीदेगा, ऑफकोर्स वो उसको ज्यादा खरीदेगा। एक आम इंसान का बिहेवियर कहता है कि कोई किसी वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो वो उसकी मांग ज्यादा करेगा। ऐसा पढ़ते हैं हम कहां पर, अर्थशास्त्र के अंदर। यानी अर्थशास्त्र में हम मानव के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, जिसमें दुर्लभ संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि, यानी जो संसाधन कम चीजें हमारे पास, उसको हम ऐसे बांटते हैं कि उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि उत्पादक किस लिए काम करता है, लाभ के लिए। उत्पादक को क्या मिल सके, लाभ मिल सके। उसी तरह से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, क्योंकि जो उत्पादक को तो लाभ का उद्देश्य होता है, उपभोक्ता का संतुष्टि का उद्देश्य होता है। और समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो सके। ऐसा हम पढ़ते हैं कहां पर, अर्थशास्त्र में। मैं रिपीट कर देता हूं पूरी डेफिनेशन को। अर्थशास्त्र एक मानवीय व्यवहार का विषय यानी मानव के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम कम चीजों को ऐसे बांटते हैं कि उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि उत्पादक का उद्देश्य होता है लाभ, और उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, और समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो सके। सामाजिक कल्याण का मतलब क्या होता है सर, सामाजिक कल्याण का मतलब होता है समाज का फायदा हो सके। ऐसी बातें हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। अब अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती है, 2 ब्रांचेज होती हैं। एक को कहा जाता है व्यष्टि और दूसरी को कहा जाता है समष्टि। यानी माइक्रो और मैक्रो। इसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब जो मैंने मतलब बताया आपको, अर्थशास्त्र का मतलब बताया। अर्थशास्त्र की कितनी शाखा होती है, 2, जिसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।